हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम डिस्कस कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का कि टू एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो ये है होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड गिवन है और इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होमोलोगस सीरीज शो करता है। होमोलोगस सीरीज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम कि होमोलोगस सीरीज़ होती क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसके बाद ऑप्शंस को रीड करेंगे। तो देखो होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच वेरियस मेंबर्स हैव सेम जनरल फॉर्मूला। जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। जैसे हमने अल्केन्स के लिए देखा था, क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2। तो यानी कि जनरल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं विथ सेम फंक्शनल ग्रुप। और साथ में क्या होता है भाई, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, देयरफॉर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है भाई, सिमिलर होती है। द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय 1 यूनिट। ये जो सक्सेसिव सीरीज़ हम देखते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरह से सीरीज़ के अंदर जब हम इसके कंपाउंड देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उनमें जो डिफरेंस होता है वो 1 यूनिट का जो डिफरेंस होता है डैट इज़ CH2। वो क्या डिफरेंस होता है भाई, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। अभी हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। और इंडिविजुअल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉग बोलते हैं। और जो फिनोमिना होता है इसे हम क्या बोलते हैं भाई, होमोलॉजी बोलते हैं। ये जो होमोलोगस सीरीज़ है ये सब टाइप के कंपाउंड शो करते हैं, लाइक अल्केन्स, अल्काइंस, अल्कीन्स, अल्काइल हैलाइड, ईथर, ये कुछ भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल समझते हैं अल्केन से। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, CnHn2n+2। अब यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू को जब आप 1 पुट करते हो तो क्या आता है, CH4। ये क्या है भाई, मिथेन है। जब आप n की वैल्यू को 2 पुट करते हो तो क्या आता है आपके पास, C2H6। ये क्या है, इथेन है। जब हम यहाँ पर n की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, C3H8। और इसका नाम क्या है भाई, प्रोपेन है। तो आपने क्या देखा भाई, यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि एक तो ये क्या कर रहे हैं, सब ये जो भी सीरीज़ बन रही है ये सीरीज़ CnH2n+2 जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रही है। और प्लस में यहाँ पर जो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में डिफरेंस है, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में डिफरेंस है, वो किसका डिफरेंस है, CH2 यूनिट का। देखो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन, और यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। और प्लस में यहाँ पर देखो, ये ओपन स्ट्रक्चर करके बनाती हूँ तब समझ में आएगा। देखो ये CH4 है, मिथेन। यहाँ पर आप इसे कैसे लिख सकते हो भाई, CH3 ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ से ऑब्जर्व करना, ठीक है, यहाँ से 1 से 2 कार्बन पे आप नहीं देख पाओगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ से देखो, चेक करो नेक्स्ट क्या बनेगा। देखो CH3 CH2 CH2, यहाँ पर 1 यूनिट का डिफरेंस आया। इससे जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2। तो यहाँ पर देखो कितनी CH2 यूनिट आई है, 2 यूनिट आई है। तो क्या डिफरेंस आ रहा है, CH2 यूनिट ऐड होती जाती है। ये मिथेन है, फिर यहाँ से क्या बना, ये इथेन बना। फिर इथेन से प्रोपेन बनने में 1 यूनिट ऐड हो गई। फिर यहाँ पर प्रोपेन से ब्यूटेन बनने में 1 यूनिट और एक्स्ट्रा ऐड हो गई। कौन सी यूनिट ऐड हुई है, CH2। और ये किस तरह से बनते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में जब आइसोमर को डिस्कस किया था तो वहाँ पे देखा था कि आपको कार्बन की चेन बनानी है और फिर उसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। और एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, अभी 4 बॉन्ड बनाता है। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या दिया हुआ है, देखो आपको अल्कीन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो इसकी होमोलोगस सीरीज़ क्या बन जाएगी, यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करते जाओगे और ये बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अल्कीन्स और अल्काइंस में n की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं होती है। क्यों भाई, क्योंकि ये कैसे कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अब जब एक ही कार्बन का कंपाउंड रहेगा तो वो दूसरे कार्बन एटम के साथ कैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। मतलब एक ही कार्बन है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, एक और दूसरा कार्बन होना चाहिए, तभी वो अल्कीन्स और अल्काइंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि अल्कीन्स और अल्काइंस का जो पहला मेंबर होता है वो 2 कार्बन वाला होता है, इथीन और इथाइन। ऐसे ही सेम देखो नेक्स्ट वाला जब हम देखेंगे अल्काइन। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। यहाँ पर n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे और जब भी पुट करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से सीरीज़ आ जाएगी। अब हम यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। लास्ट क्लास में भी एक जनरल फॉर्मूला डिस्कस किया था अल्कोहल के लिए, क्या आया था भाई, CnH2n+2O।
तो वो भी क्या है भाई, ये होमोलोगस सीरीज़ बना सकता है, मतलब किसी का भी जनरल फॉर्मूला हो उसमें आप एन की वैल्यू को पुट करोगे वो क्या बनता जाएगा भाई, होमोलोगस सीरीज़ बनती जाएगी आपके पास। पर कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईच होमोलोगस सीरीज़ हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक जनरल फॉर्मूला। जो होमोलोगस सीरीज़ होती है इसका जो जनरल फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है भाई, सेम होता है, एक सीरीज़ के लिए सेम रहेगा। जैसे अल्कीन्स के लिए क्या है फॉर्मूला, CnH2n। अल्कोहल के लिए देखा था अभी हमने क्या था, CnH2n+2O। तो एक जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप सीरीज़ बना रहे हो, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल्स है या फिर अल्डिहाइड सीरीज़ है, कोई भी सीरीज़ है उसके लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। जो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से डिफ़र होता है जब हम सीरीज़ बनाते हैं तो किससे डिफ़र होता है, बाय CH2 यूनिट। और इस CH2 यूनिट का जो मास होता है वो कितना होता है, देखो एक कार्बन का कितना मास होता है 12 यूनिट और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा 2, तो 12+2 कितना आ गया भाई 14। तो यानी कि एक यूनिट का जो डिफरेंस है मास के अकॉर्डिंग वो कितना आएगा भाई 14 यूनिट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और साथ में क्या होगा, जो इनके लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है वो भी कैसी होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। एंड देयरफॉर दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब सेम फंक्शनल ग्रुप है तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी वजह से आती है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से, तो इसीलिए यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है भाई, सिमिलर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर शो अ ग्रेडेशन इन अ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ग्रेडेशन का मतलब क्या है कि स्टेप वाइज चेंज शो करता है जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हो। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन अ होमोलोगस सीरीज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम with increasing molecular mass, whereas solubility generally decreases with increasing molecular mass in particular solvent। देखो क्या बताया इस पॉइंट में कि जब एक मेंबर से, मतलब कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जब क्या होता है, कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मास इंक्रीज होगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम यहाँ पर अल्केन की सीरीज़ लिखें तो क्या है, देखो CH4, नेक्स्ट क्या आएगा भाई CH3 और इससे नेक्स्ट क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 एंड CH3, ये प्रोपेन बन गया। इससे नेक्स्ट क्या होगा भाई, ब्यूटेन CH3 CH2 एंड दिस इज CH3। अब देखो ये क्या है भाई, यहाँ पर CH4 है, ये क्या है C2H6 है, ये क्या है यहाँ पर C3H8 बन जाएगा, जहाँ पर ये C4H10 है। अब देखो यहाँ पर कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो कार्बन एटम इंक्रीज़ होने के साथ क्या होगा, अब इनका मास इंक्रीज़ होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखो एक ही कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 कार्बन आ गए, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो अब देखो यहाँ पर मास क्या होगा, स्टेप वाइज क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज़ हो रहा है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इंक्रीज़ होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है भाई, इंक्रीज़ होता है। और सॉल्युबिलिटी जो होती है वो मास के इंक्रीज़ होने से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी तो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अगर मैं यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूँ तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा भाई, ब्यूटेन का, देन प्रोपेन, और इस तरह से बनेगा। और अगर सॉल्युबिलिटी के लिए ऑर्डर लिखा तो ये ऑर्डर क्या बन जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मास इंक्रीज़ होता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। यहाँ पर अपने ऑप्शंस को देखते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखो फर्स्ट आपको क्या गिवन है कि ये डिफरेंस ऑफ CH2 इन देयर स्ट्रक्चर, कि CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है उनके स्ट्रक्चर में, तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आपको गिवन है ए डिफरेंस ऑफ 14 AMU इन मॉलिकुलर मास, कि भाई अगर डिफरेंस मास के अकॉर्डिंग बात करें तो जो होता है वो कितना होता है, 14 यूनिट होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट है सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि भाई होमोलोगस सीरीज़ के लिए हम जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो थर्ड भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर आपको ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट गिवन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर 4 ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब ये होमोलोगस सीरीज से ही रिलेटेड है। तो देखो इसमें क्या बताया गया, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। क्या क्या गिवन है देखते हैं। फर्स्ट है एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलोगस सीरीज अ ग्रेडेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन। तो बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे जैसे मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता है होमोलोगस सीरीज़ का तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टेप वाइज चेंज आप ऑब्जर्व करते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से क्या मतलब है, उनका मास हो सकता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, तो ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो ये बिल्कुल करेक्ट गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जिस भी ऑप्शन में आपको फर्स्ट गिवन है उसको रखो, बाकी कट कर दो। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो इतना ईजी हो गया है। ऑप्शन को जब आप देखोगे तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो किस में दी हुई है,
चाहिए आपको ओनली ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा देखो, ऑप्शन नंबर सी। बट एक बार हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे, सारे स्टेटमेंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास। तो ये स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दी हुई है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है जब मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता है। क्या होगा भाई, ये पॉइंट कैसे होना चाहिए था कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज मॉलिकुलर मास। तो एक करेक्ट है, जैसे जैसे मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट है, द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइन सोलली बाय द फंक्शनल ग्रुप। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज किसके थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं, किसकी वजह से आती है भाई, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। रिमेन सिमिलर इन अ होमोलॉगस सीरीज, की भाई केमिकल प्रॉपर्टीज फिर सिमिलर होती है होमोलॉगस सीरीज की, ये बताया है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपको फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर देखो आपको 4 कंपाउंड्स गिवन है और इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो देखो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है ऐसे कंपाउंड्स जो किससे मिलकर बने हैं भाई, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो भाई, हाइड्रोकार्बन। और इनको बेसिकली आप अगर सैचुरेशन के बेस पे बात करें कि भाई डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा क्या होता है भाई, अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जहाँ पर क्या होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर हम किसी और बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहे, किसके बॉन्ड की बात करेंगे, कार्बन कार्बन एटम की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का शेयर करके क्या करते हैं अभी, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें क्या होता है अभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है देखो, कार्बन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं भाई, 4 प्रेजेंट होते हैं। तो 4 में से अगर उसने एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ किया, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया ना, तो ये क्या होता है भाई, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है भाई, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर यहाँ पर कार्बन क्या करता है, अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है ईच कार्बन एटम। तो जैसे इस कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए और इस कार्बन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए और ये शेयर करके इस तरह से डबल बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ हुए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये आपको याद रखना है, पेयर बोल रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज़ हुए हैं यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन, बट पेयर कितने यूज़ हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर में। तो यहाँ पर क्या बन रहा है देखो, डबल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, डबल बॉन्ड। तो ये क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है। ऐसे ही अगर कार्बन एटम अपने वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लेता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये यहाँ पर क्या बन गया है भाई, ट्रिपल बॉन्ड बन गया है। तो ये जो डबल बॉन्ड और जो ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सॉरी ये वाला जो डबल बॉन्ड है और ये जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये कौन से कंपाउंड में आते हैं भाई, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में आते हैं। तो अब ऑप्शन देखो, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट कंपाउंड में आपको क्या गिवन है देखो, सारे सिंगल बॉन्ड गिवन है, तो ये तो होगा नहीं, ये कैसा है भाई, सैचुरेटेड है। नेक्स्ट क्या है देखो, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो यानी कि एक तो सेकंड आएगा और दूसरा क्या है भाई, इससे नेक्स्ट जो आपको गिवन है इसमें भी क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और फोर्थ जो आपको गिवन है इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है। तो इसका मतलब यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन आपको गिवन है ये कैसे हैं भी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है भी, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक सिस्टम द करेक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर देखो आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है और इसके लिए आईयूपैक नेम पूछा है। आपको बेसिक सा नॉमेनक्लेचर जरूर आना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं आता तो आपको बेसिक सा तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपको क्या क्या गिवन है, एक ये कंपाउंड गिवन है जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप गिवन है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, COOH। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, क्या भाई, ये ब्रोमीन लगा हुआ है। तो देखो
यहाँ पर अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या करते हैं अभी, नंबरिंग करते हैं कार्बन चेन की। तो यहाँ पर कार्बन चेन कौन सी है, ये वाली है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप नियर बाय होता है, यानी कि सबसे कम नंबर मिलता है फंक्शनल ग्रुप को, उस साइड से हम क्या है भी नंबर देना स्टार्ट करते हैं कार्बन चेन में। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। जब भी ये वाले फंक्शनल ग्रुप COH कार्बोक्सिलिक, अल्डिहाइड और CN अगर ये टर्मिनल पे लगे होते हैं, यानी कि ये अगर चेन में एंड पे हैं, तो इनके जो कार्बन होते हैं इनको आप क्या है भी चेन में काउंट करते हो। बाकी अगर किसी और में लगा है तो वहाँ पर हम कार्बन को काउंट नहीं करते हैं। बट अगर ये वाले जो ग्रुप्स रहते हैं प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल पे, तो इनके कार्बन को आप चेन के अंदर क्या है भी काउंट करते हो। यहाँ से काउंट नहीं करना है 1 2 3, ये रॉन्ग हो जाएगा। कहाँ से काउंट करना है, इस कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन एटम से। तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की चेन बन गई है। और यहाँ पर देखो थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है भी, सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो ये ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का जब हम नोमेनक्लेचर में नाम लिखते हैं तो क्या बन जाता है, ब्रोमो। तो पोजीशन मेंशन करनी होती है आपको, तो ये बन जाएगा 3, फिर डैश लगाते हैं, फिर क्या आएगा, ब्रोमो। ब्रोमो हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको चेन का नाम लिखना है कि कार्बन जो है, यानी कि रूट चेन जो है वो कितने कार्बन की है, कितने कार्बन की है अभी 4। तो 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटेन। क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटेन। ये आ गया यहाँ पर ब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन में लास्ट में ई आता है, तो इसको आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है जब हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं। और जो ये कार्बोक्सिलिक है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम लास्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं अभी, ओइक एसिड। क्या लगाते हैं अभी, ओइक एसिड। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो अब देखते हैं हम ये आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है। इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिएजेंट यूज टू टेस्ट अनसैचुरेशन इन अल्कीन इज। यहाँ पर आपको अनसैचुरेशन टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं ये आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शंस देखो आपको क्या क्या गिवन है, अमोनिकल कॉपर क्लोराइड, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। तो देखो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी आपको अच्छे से करना है, ये भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो आप 2 टेस्ट कर सकते हो। एक तो कर सकते हो अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट ब्रोमीन इन CCl4, और एक हम करते हैं कौन सा भी, KMnO4 सॉल्यूशन के साथ। इन दोनों ही रिएजेंट से आप क्या कर सकते हो भी, अनसैचुरेशन का टेस्ट कर सकते हो। तो अब ये कैसे करते हैं, देखो आप क्या करते हो भी, सैंपल लेते हो। जैसे सपोज़ आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं और आपको ये नहीं पता, एक टेस्ट ट्यूब में सपोज़ कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है, हमें नहीं पता कौन सी टेस्ट ट्यूब में है। एक टेस्ट ट्यूब में सैचुरेटेड कंपाउंड है और एक टेस्ट ट्यूब में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड लिया है। दोनों टेस्ट ट्यूब में से किसी एक में सैचुरेटेड है और किसी एक में अनसैचुरेटेड है। फ्यू ड्रॉप्स क्या करोगे भाई, ब्रोमीन सॉल्यूशन यहाँ पर ऐड करा दोगे, ठीक है। इन CCl4 ये जो है, इस सॉल्यूशन को आप यहाँ पर ऐड कराओगे और इस वाले टेस्ट ट्यूब में भी ऐड कराओगे। तो ये जो ब्रोमीन का कलर होता है ना, ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है भाई, रेडिश ब्राउन होता है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में इसका कलर सेम रहता है, सपोज़ इस वाली टेस्ट ट्यूब में इसका कलर चेंज नहीं होता है, जब आपने यहाँ पर क्या किया भाई, ये ब्रोमीन के सॉल्यूशन को ऐड करा दिया इस टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता, ये एज इट इज़ रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कैसा कंपाउंड है भाई, सैचुरेटेड। कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड। और सपोज़ अगर यहाँ पर क्या होता है, कोई ये कलर चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर से क्या हो गया अभी, ये कलरलेस हो गया। रेडिश ब्राउन कलर से क्या हो गया, कलरलेस हो गया है ये सॉल्यूशन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इस टेस्ट ट्यूब में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब समझते हो ना, यानी कि यहाँ पर या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। तो बेसिकली जब भी टेस्ट ट्यूब में आप इसकी फ्यू ड्रॉप्स को ऐड करोगे, अगर कलर उसका चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन से वो कलरलेस हो गया है, तो इट मीन्स वहाँ पर उस टेस्ट ट्यूब में या फिर आपको जो भी सैंपल गिवन है डैट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर आपका वो कलर चेंज नहीं होता है, रेडिश ब्राउन से रेडिश ब्राउन ही रहता है, तो वो कैसा होता है भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सैंपल होता है। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो क्या रिएक्शन होती है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में CH2 इथीन था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या था भाई, इथीन था टेस्ट ट्यूब में। तो जब आपने ब्रोमीन ऐड किया इन CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, एडिशन रिएक्शन होती है। क्या हो जाता है भाई,
एडिशन रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों एंड वाले कार्बन पे क्या हो जाता है भाई, एडिशन हो जाता है किसका, ब्रोमीन का। तो ये देखो ऐसे चेंज हो जाएगा, ये CH2 तो ऐसे ही था, ये भी, और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने से यहाँ पर वैलेंसी क्या हो गई, खाली हो गई। तो ये बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। पर देखो एक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करने से। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गए हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, ये ब्रोमीन। तो ये ब्रोमीन भी जब अपना ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन लेकर ऐसे आएगा, ये ब्रोमीन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे शेयर करके। तो यहाँ पर ये इस तरह से ब्रोमीन आ गया। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एडिशन कंपाउंड बन गया। तो बेसिकली जो कलरलेस कंपाउंड होता है वो क्या होता है, ये होता है। ये किस में चेंज हो गया अभी, सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम अनसैचुरेशन टेस्ट करते हैं अल्कीन के लिए, और सेम ऐसे ही आप अल्काइन के लिए भी कर सकते हो। सेम ऐसे ही हम अल्काइन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से आपको गिवन है, और यहाँ पर आप ब्रोमीन ऐड करोगे तो ये 2 मोल से ऐड हो जाएंगे। पहले ये डबल बॉन्ड में चेंज होगा, फिर उसके बाद ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन और अल्काइन के लिए टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल इज़ यूज। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का यूज़ पूछा है कि एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, एज ए फ्यूल, एज एन अल्कोहलिक बेवरेजेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे यूजेस आपको करेक्ट दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या है अभी, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग देखो कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इथाइल अल्कोहल को आप इथेनॉल भी बोल सकते हो, और इथेनॉल का फॉर्मूला जो होता है इथाइल अल्कोहल का, डेट इज C2H5OH। यहाँ पर ये 3 नहीं होगा भाई, 5 आएगा। एंड आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH। और इसका यूज़ देखो कहाँ कहाँ पे होता है, यूज़ एज सॉल्वेंट, इसे बहुत सारी रिएक्शंस को करने के लिए और लैब में एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। यूज़ इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि जो भी अल्कोहल वाली ड्रिंक्स रहती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ इन मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़, इसको भी एज ए सैनिटाइज़र भी यूज़ किया जाता है, सैनिटाइज़र में ये ऐड होता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि इसकी जर्मिसाइड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जम्स वगैरह को किल करने की प्रॉपर्टी रखता है ये, तो इसीलिए सैनिटाइज़र में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ इन पेंट इंडस्ट्रीज़, जैसे कि पेंट्स है, डाइज़ है, परफ्यूम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर भी अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। अल्कोहल वहाँ पे इन सब का की इंग्रेडिएंट होता है। तो यहाँ पर इसके सारे ही आपको जो यूजेस गिवन है वो सब क्या है भाई, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कलरलेस लिक्विड सैंपल वॉज टेस्टेड विद यूनिवर्सल pH पेपर स्ट्रिप। द कलर ऑफ द स्ट्रिप इज चेंज टू रेडिश पिंक, द सैंपल वुड बी। क्या बताया गया, देखो क्वेश्चन में आपके पास एक कलरलेस लिक्विड का सैंपल है और उसको आपने टेस्ट किया है किसकी हेल्प से भाई, यूनिवर्सल pH पेपर की हेल्प से टेस्ट किया है उसका, और जो स्ट्रिप का कलर है वो चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है अभी, रेडिश पिंक हो जाता है। जो सैंपल है, जो कलरलेस आपको बताया गया था, ये सैंपल क्या हो सकता है, ये टैप वाटर हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हो सकता है, डिस्टिल वाटर हो सकता है, या फिर इथेनोइक एसिड का सॉल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अबाउट द यूनिवर्सल pH पेपर कि भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर होते क्या हैं। इसके बाद यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे कि क्या आएगा। तो देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, बेसिकली आपको पता ही है, इंडिकेटर एसिड बेस इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं। उनका काम क्या होता है, डिटेक्ट करना कि आपको जो भी सैंपल गिवन है वो एसिड नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं मिक्सचर ऑफ सेवरल डिफरेंट इंडिकेटर और डाइज डैट प्रोड्यूस वेरिड कलर्स एट वेरियस pH लेवल अक्रॉस द pH स्केल। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है, अलग अलग इंडिकेटर का मिक्सचर होता है ये, जो अलग अलग pH पे क्या है मतलब वेरिएशन को शो करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो मिक्सचर होता है, देखो किस किस का होता है, ये भी आपको याद रखना है कि किस किस का मिक्सचर होता है। ये भी पूछा जा सकता है क्या क्या हो सकता है, देखो वाटर, प्रोपेनॉल, फिनोफ्थलीन सोडियम सॉल्ट हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मिथाइल रेड है, ब्रोमोथाइल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट है, एंड थाइमल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट है। तो ये सब नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर इसके कलर चार्ट के बारे में क्या बताया गया है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है shows different color at different concentration of hydrogen ion और the pH of solution। pH का मतलब क्या है, आपको देखो pH स्केल पता है, pH स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, 0 to 14 होता है, और ये हमने पढ़ा है कि 7 न्यूट्रल होता है, और 7 से 14 की तरफ जब हम जाते हैं तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है pH की वैल्यू, मतलब अगर 7, 8, 9 इस तरह से इंक्रीज़ होती है, और जब हम 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है भाई, यहाँ पर एसिडिक करेक्टर क्या होता है भाई,
इंक्रीज़ होता है, एसिडिक नेचर ज़्यादा शो होता है। तो यहाँ पर उसी के बेसिस पे बताया कि जब पीएच सॉल्यूशन मतलब पीएच वेरी करता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो होता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क करता है। कैसे वर्क करेगा देखो यहाँ पर, बाय कंपेयरिंग द वैल्यू। अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि सैंपल जो है वो पीएच पेपर को जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसको रेडिश पिंक में चेंज कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर ये आपको पता है 7 पे क्या आती है, न्यूट्रल वैल्यू आती है। 7 पे क्या आती है भी, न्यूट्रल वैल्यू आती है। अब रेडिश पिंक देखो इस तरह से पीएच पेपर पे आपको क्या होते हैं, उनके कलर शो हो जाते हैं। अगर सपोज जो सैंपल आपको गिवन है वो पेल ब्लू कलर का आता है, तो पेल ब्लू कलर आने का मतलब क्या है कि वो बेसिक की तरफ जा रहा है। और आपको एक आइडिया भी लग गया कि उसकी जो वैल्यू है वो 9-10 के अराउंड हो सकती है, ठीक है, 9-10 पीएच स्केल पे हो सकती है। अभी जैसे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, रेडिश पिंक। तो रेडिश पिंक देखो पीएच पेपर कब शो करता है, जब वो हाईली एसिडिक होता है। ये दिखा रखा है ना, रेड और एसिड, रेड और पिंक। तो ये देखो यहाँ पर कहीं पे लाई करेगा। तो अब ये जो वैल्यू है इससे आपको क्या पता चला, रेडिश पिंक से ये पता चल गया कि यहाँ पर जो पीएच की वैल्यू है पीएच पेपर पे वो कितनी हो सकती है, 1-2 के अराउंड हो सकती है, तभी वो क्या होता है, रेड पिंक शो करता है। तो इसका मतलब आपको जो ऑप्शन में कंपाउंड गिवन है इसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एसिडिक कौन है, क्योंकि जो एसिड होगा वही तो शो करेगा रेडिश पिंक। तो यहाँ पर देखो कौन सा आपको ऑप्शन करेक्ट बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इथेनोइक एसिड, क्योंकि इसी में आपको एसिड गिवन है। भाई एसिडिक सॉल्यूशन ही तो रेडिश पिंक में चेंज होगा, बाकी तो क्योंकि ये तो क्या कर रहा है आपको पीएच पेपर पे जैसे कलर शो करेगा उसी के अकॉर्डिंग बताना है। तो ये जो यूनिवर्सल पेपर होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, स्ट्रेंथ भी बताते हैं। जो नॉर्मल हम एसिड बेस इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो क्या बताते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर बताते हैं। बट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये आपको स्ट्रेंथ के बारे में भी आइडिया दे रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। अब जैसे रेडिश पिंक कलर कहाँ पे आया, 1-2 पीएच वैल्यू के आसपास। तो जो 1-2 है ये क्या शो करेगी भाई, कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका मतलब इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन जो आपको गिवन है कैसा गिवन है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड के उसमें गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सपोनिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपको देखो 4 रिएक्शन गिवन है और इसमें से सपोनिफिकेशन रिएक्शन बतानी है आपको कि कौन सी आएगी। तो देखो सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है भाई, ये होता है एस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एस्टर देखो अब कौन कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है, एक ही ऑप्शन में आपको गिवन है एस्टर, कौन से भी, 4th ऑप्शन में। ये क्या है भाई, यहाँ पर एस्टर है। एस्टर लिंकेज कौन सी होती है भाई, जिसमें आर यानी कि अल्काइल पार्ट, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर एक और ऑक्सीजन होती है और साथ में एक और अल्काइल पार्ट होता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये आपको 4th ऑप्शन में गिवन है CH3, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और सॉरी ये 2 नहीं आएंगे, एक ही आएगा क्योंकि एक तो डबल बॉन्ड बना दिया, और क्या है C2H5। तो यहाँ पर ये क्या है भाई, देखो अल्काइल पार्ट है और यहाँ पे क्या है COO की लिंकेज है। तो ये क्या है भाई, एस्टर है। इसका आपने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया यानी कि अल्कली के साथ रिएक्शन कराई, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। रिएक्शन क्या होती है, ये सॉल्ट बना लेता है और एक क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये इस तरह से C2H5OH ये क्या बन गया, यहाँ पर इथेनॉल अल्कोहल बन गया, और जो बाकी बचा है वो कंबाइन करके क्या करता है भाई, सॉल्ट बना लेता है। तो ये क्या है भाई, सोडियम का सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम है ना, तो ये क्या है भी, सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज वाइडली यूज एज अ फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड CNG। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन। क्या बताया इस क्वेश्चन में, देखो कि यहाँ पर आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है जो एक तो एज ए फ्यूल यूज़ होता है और वो बायोगैस का भी मेजर कंपोनेंट है, और CNG का भी। CNG क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस, इसका भी क्या है भी मेजर कंपोनेंट है। और प्लस में इसके लिए एक पॉइंट और आपको बताया गया है कि क्या, कि वो कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है। तो ऑप्शन देखो क्या क्या है, इथेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है भी, ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। एक तो ये कार्बन का सबसे सिंपल कंपाउंड है क्योंकि ये सबसे पहला ही कंपाउंड होता है, तो ये CH4 इस तरह से बनता है। ये क्या हो गया भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिथेन है। और बायोगैस जो है ये किस किस का कंपोजिशन होती है भाई, इसमें मेनली क्या होता है, मिथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये इसके 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। और जो CNG है इसमें भी क्या होता है भाई, जो इसका सबसे मेजर कंपोनेंट होता है वो मिथेन ही होता है। बाकी इसमें प्रोपेन भी प्रेजेंट होती है और इथेन भी होती है, बट इसका जो मेजर प्रोपोर्शन है वो क्या है, मिथेन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भी, ऑप्शन नंबर डी, मिथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन्स इज। यहाँ पर आपको जनरल फॉर्मूला बताना है साइक्लोअल्केन के लिए क्या होता है। तो देखो साइक्लोअल्केन्स होते क्या है, नाम से देखो पता चल रहा है, साइक्लो मतलब कुछ साइक्लिक है,
साइक्लिक का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि भाई जो रिंग लाइक है यानी कि क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्लोज शेप में है। और अल्केन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है भाई सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन, उन्हें आप क्या बोलते हो, अल्केन्स बोलते हो। तो यानी कि ऐसे कंपाउंड देखने हैं आपको, ऐसे अल्केन्स देखने हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। रिंग भी कैसी होती है, क्लोज ही तो होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो सबसे सिंपलेस्ट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा वो 3 कार्बन का बनेगा, इससे पहले पॉसिबल ही नहीं है। एक कार्बन का देखो कैसे बनाएगा, एक कार्बन तो अकेला ही रहता है, तो इसमें तो क्या ही रिंग बनेगी। अब 2 कार्बन की भी चेन अगर आप बनाते हो तो वो थोड़ी ना साइक्लिक बना सकता है। क्लोज जो रिंग लाइक शेप है, जो क्लोज शेप है, वो तो यहाँ पर बनेगी नहीं 2 कार्बन में, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जो सबसे सिंपल यहाँ पर बनेगा वो 3 कार्बन का ही बनेगा। और अल्केन्स है, अब साइक्लिक कंपाउंड है इसके, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही ज़रूर। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, जिसमें से इन्होंने एक एक बॉन्ड तो किसके साथ बना लिया, दूसरे कार्बन एटम के साथ। मतलब इनकी कितनी वैलेंसी खाली है भाई, 2 वैलेंसी खाली है। यहाँ पर देखो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे, एक ये और एक ये, और 2 और वैलेंसी इसकी खाली है, जहाँ पर क्या आ गया भाई, हाइड्रोजन आ गया। ऐसे ही इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ गए। तो इस तरह से ये बन गया CH2 CH2 CH2। तो ये क्या है भी, सबसे सिंपलेस्ट साइक्लो अल्केन है। इससे नेक्स्ट वाला बना के देखते हैं। अभी तो ये 3 कार्बन का बनाया है, 4 का बना के देखते हैं। तो 4 कार्बन वाले में क्या हो जाएगा, देखो 4 कार्बन एटम बना लो इस तरह से, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना दो, और फिर क्या करना है आपको, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो हर कार्बन एटम ने, ईच कार्बन एटम मतलब इसने क्या कर रखा है, 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्ड बना रखे हैं। तो यहाँ पर एक ये वैलेंसी आ गई, एक ये वैलेंसी पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर इस तरह से ये आ गया, 4 कार्बन एटम की रिंग बन गई है। अब यहाँ पर जनरल फॉर्मूला डिराइव करके देखो, तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम है भाई, 3, तो C3, हाइड्रोजन कितनी है 6, तो ये बन गया C3H6। अब यहाँ पर इसके लिए बना के देखो जनरल फॉर्मूला, काउंट करो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम। तो यहाँ पर कितने हैं, C4H8, 8 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है। अब देखो इन दोनों को कंबाइन करके, मतलब थोड़ा सा आप क्या सोच सकते हो, क्या आइडिया लगा रहे हो कि यहाँ पर क्या है, जो भी n की वैल्यू है, यानी कि जितने भी कार्बन एटम है उससे डबल हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला है क्या बन जाएगा, CnH2n। तो अब ये क्या आ गया भाई, साइक्लोअल्केन्स का जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी।